गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सार्थक गुप्ता एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। जो हमारा प्रीवियस टॉपिक चल रहा था क्लास 9th का पॉवर्टी एज चैलेंज, अभी तक मैंने आपको उसमें बताया कि पॉवर्टी का मीन्स क्या होता है, किस तरह से हमारे इंडिया में पॉवर्टी को कैलकुलेट किया जाता है, गवर्नमेंट किस तरह से कैलकुलेट करती है, इंटरनेशनली पॉवर्टी कितनी है, किस तरह से मेजर करते हैं, इंडिया में किस तरह से मेजर करते हैं, और दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब देश अफ्रीका है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब चूँकि हमने अभी एक बात की थी सोने की चिड़िया, देश हमारा पहले भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कुछ 100 ईयर्स में कि हमारी जो सोने की चिड़िया थी वो आज बिल्कुल लोहे की बिल्कुल बेकार हो चुकी है, कंगाल हो चुकी है। हमारे देश में गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इसका रीज़न क्या था? इसके कुछ रीजन्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, व्हाट आर द कॉजेज दैट इंडिया हैज़ मोर पॉवर्टी। हिंदी में लिखा वाई सो गरीब। समझ रहे हो ना क्यों? हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, उनकी पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा बैड थी, कोई डेवलपमेंट नहीं किया, जो डेवलपमेंट किया भी तो अपने फ़ायदे के लिए किया कि भाई उन्होंने उन्हीं चीज़ों पे काम किया जिस पे उनका फ़ायदा हो रहा था, उस पर उन्होंने काम किया। बकाया इंडिया में उन्होंने कुछ भी डेवलपमेंट ऐसा नहीं किया। ब्रिटिशर्स के अलावा मुगल्स भी थे, उन्होंने मोस्टली पैसा बड़े बड़े महलों को बनवाने में और ये सब कुछ किया, धर्म का प्रचार अपना किया, उसमें पैसा बर्बाद किया। तो ब्रिटिशर्स हुए, मुगल्स हुए, इन सभी की जो बैड पॉलिसीज़ रही उसका खामियाजा हमारे इंडिया ने भुगता। समझ रहे हो ना? और दूसरा क्या था? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लैंड इन इंडिया। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा, क्योंकि कोई इक्वालिटी मतलब नहीं दिखाई गई। जो भी रिसोर्स का बंटवारा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल है ही नहीं है, और कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं कुछ जिनके पास बहुत सारा है। समझ रहे हो ना? दूसरा, मैनी पॉलिसीज बट बैड इम्प्लीमेंट। सरकार ने पॉलिसी तो बहुत सारी निकाली हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो नहीं पाया। पॉलिसी ये हमने लिखी है, आपको बताऊंगा ज़रूर। फोर्थ, स्मॉल फार्मर्स टेकन लोन टू द बिग फार्मर्स एंड दे आर अनेबल टू रीपे इट। अब जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, खाद खरीदनी है, फर्टिलाइजर्स लेने हैं, सीड्स लेने हैं, ज़मीन में ट्यूबवेल्स लगवाने, पानी नहीं है तो इरिगेशन कराना है, इन सब के लिए लोन लिया बड़े फार्मरों से, दे नहीं पाए, चुका नहीं पाए, ज़मीन चली गई, हत्या ली बड़े फार्मर्स ने, उनका ब्याज पे ब्याज लेते चले गए, गरीब हो गए। पॉपुलेशन हाई, जॉब्स लेस। पॉपुलेशन देखिए बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 1930 1940 के आसपास में 30 करोड़ 30 करोड़ के आसपास इंडियंस थे, 35 करोड़। 1950 के 60 के आसपास में 40 to 50 करोड़ हुए। 1970 के आसपास में 70-80 करोड़ हुए। 2000 में हम लोगों ने 100 करोड़ की आबादी छू ली थी, और आज देखिए 20 साल में हम लगभग 135 करोड़ हो चुके हैं, 135 करोड़ हो चुके हैं। तो सोचिए जो पॉपुलेशन है वो कितनी जल्दी राइज कर रही है। तो इस पर गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, उसको अप्लाई करना चाहिए, ज़रूरी भी है आज हमारे देश के लिए। शो ऑफ स्पेंड मोर मनी देन दे कैन अफोर्ड, नॉट अफोर्ड। कुछ भी कह सकते हो भाई, कुछ लोग तो अफोर्ड कर लेते हैं शो ऑफ करने पे, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। शो ऑफ किस तरह से? भाई विदेशों में शादियाँ होती हैं, एक से एक बड़ी रिच फैमिलीज हैं, 50-100 लोगों में शादियाँ हो गई, एंगेजमेंट पहनाई, वो रिंग पहनाई और शादी हो गई। हमारे यहाँ पर क्या है, तो 50-100 लोग तो एंगेजमेंट में आ जाते हैं, और शादी में तो फिर 1000, 2000, 3000 लोग बढ़ते ही जाते हैं। शो ऑफ ज़्यादा है, तो शो ऑफ की वजह से हम लोग बर्बाद भी होते हैं, कई लोग की ज़मीनें तक बिक जाती हैं शादियों में। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा शो ऑफ की वजह से हमारे इंडिया में लॉस होता है। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, क्या किया जाए। और भी स्टेप्स बन सकते हैं, 7, 8, 9, 10, आप कई सारे स्टेप्स बना सकते हो, लेकिन इतने काफ़ी हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कोई 5 स्टेप लिख देना। 3 नंबर का है, कोई भी 3 नंबर लिख देना। मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। अब कब तक रोते रहें यार हम लोग? कब तक? आखिर कब तक ऐसे ही आंसू बहाते रहें? गरीब हैं, गरीब हैं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड एजुकेशन कैसे बनेगी? जब हमारे पास एजुकेशन होगी। आज देखिए लेबर भी होगा, किसान भी होगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते जरूर हैं वो। उसके लिए चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो डेवलपमेंट भी हो रहा है, बच्चे तरक्की कर रहे हैं। क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया?
प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आई थी। ये उन लोगों की मदद कर रहे थे जो पढ़े लिखे हेल्थ एजुकेटेड पीपल इन रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज में पढ़े लिखे लोग थे, छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। दूसरा आया रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें क्या हुआ कि इसमें भी हेल्प की गई उन स्मॉल मतलब बिजनेस कुछ, जैसे कि कोई लोग बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा नहीं है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाह रहे तो गवर्नमेंट ने उसके लिए उनको लोन प्रोवाइड करा दिया, फैसिलिटी दे दी कि भाई आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। छोटा विलेज हो या छोटी आपकी कोई भी मतलब सिटी हो, शहर हो, वहाँ पे इस तरह के बिजनेस जो हैं वो स्टार्ट हो सकते थे। तो देखा जाए प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ये जो आपकी योजना थी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बहुत ज़्यादा, लगभग एक से ही है। उसके बाद आई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1993 में। लिफ्ट पीपल्स आउट ऑफ पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी एंड हाउसेस एक्सेट्रा, सब्सिडी एंड चीप लोन्स, सॉरी हाउसेस नहीं चीप लोन्स। तो अब क्या था कि यहाँ क्या कहा गया, पीपल्स को गरीबी से बाहर निकाला जाए, उनको सब्सिडी दी जाए और उनको बहुत ही मिनिमम से मिनिमम ब्याज पे उनको लोन प्रोवाइड कराया जाए जिससे वो काम कर सकें। समझ रहे हो, 25-30 लाख को उस समय रोज़गार मिलने की संभावना उससे हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट अच्छे से हो नहीं पाता है हमारे यहाँ पर कोई भी योजना हो। फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 आई, 2000 में ये आई थी योजना। इसमें क्या था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट गवर्नमेंट को फंड दे रही थी, सेंट्रल फंड टू द स्टेट, किसके लिए, टू बिल्ड स्कूल्स, सिटीज़, हाउसेस एक्सेट्रा इन विलेजेस टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। जिससे सेंटर ने स्टेट को फंड दिया जिससे स्कूल्स बन सकें, शहर डेवलप हो सकें, हाउसेस बन सकें, स्ट्रीट लाइट्स लग सकें, गांव वगैरह डेवलप हो सकें और जो गांव की बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकें। फिर आया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 नरेगा। ये काफ़ी अच्छा प्लान था, गवर्नमेंट का पॉलिसी थी। इसके कुछ की फीचर्स हैं, नरेगा के बारे में आपने सुना तो होगा, मनरेगा, नरेगा, ये सभी एक ही बात है। इसमें क्या था, गवर्नमेंट प्रोवाइड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, मतलब 100 दिन मिनिमम साल में लोगों को गारंटेड मतलब काम देना जिससे उनको पैसा मिल सके। स्टार्ट हुआ था ये 200 डिस्ट्रिक्ट से। फिर 1/3 इसकी सीट्स जो थी वो वुमेंस के लिए रिजर्व कर दी गई कि वुमेंस को इतनी सीट्स पे काम मिलेगा, इतनी वुमेंस भी इसमें काम करेंगी। और नाउ इन मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट्स, आज 600 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट की थी वो रन कर रही है, चल रही है। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है एम्प्लॉयमेंट देने में और 15 दिन तक कोई व्यक्ति फ्री बैठा रहेगा, मतलब पर्सन इज एलिजिबल, मतलब एम्प्लॉयमेंट 15 दिन के अंदर नहीं दे पाती है तो फिर क्या होगा, लोग तो बैठे हैं ना सरकार के भरोसे, काम मिल नहीं रहा है, तो पर्सन इज एलिजिबल फॉर डेली अनएम्प्लॉयमेंट बेस्ड अलाउंस। तो गवर्नमेंट ने एक ये भी स्कीम डिसाइड की थी इसमें कि अगर काम नहीं मिलता है, 15 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, तो हर व्यक्ति को एक मिनिमम जो वेजेस होता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अलाउंसेस, जिससे उनका घर चल सके, उनको घर बैठे बैठे भी कुछ पैसा दिया जाने लगा। तो ये सभी हमारी इंडिया में योजनाएं लागू की गई, और भी कई सारी योजनाएं लागू की गई हैं, करते जा रहे हैं, जिससे लोग इसके, अभी देखिए आपने मोदी जी ने स्टार्ट किया था स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सारे प्रोग्राम से स्टार्ट किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभी ये स्टार्ट किया गया है, जिससे नई शिक्षा नीति स्टार्ट की है, उसमें आत्मनिर्भर भारत बनने के काफ़ी ज़्यादा मतलब चांसेस और भी ज़्यादा बन जाएंगे। भाई जिसको जिस काम में रुचि है उसमें वो इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ सकता है, समझ रहे हो ना। और भी कई सारे फ्री में लोगों को अकाउंट सिखाया, कंप्यूटर सिखाया, महिलाओं को ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज कराए गए, सिलाई कढ़ाई के कोर्सेज कराए गए जिससे वो अपना छोटा सा बुटीक खोल सकें, हार्डवेयर रिपेयरिंग का कोर्सेज कराए गए, कारपेंटर फर्नीचर बनाने के कोर्सेज कराए गए उन पीपल्स को जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, काम करना चाहते हैं, रोज़गार उनको नहीं मिल पा रहा है, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराए गए, उनको नौकरियाँ प्रोवाइड कराई गई। तो ये सब क्यों, इसलिए पॉलिसीज स्टार्ट की गई जिससे लोगों को बेनिफिट हो सके, और आज उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क भी हो रहा है और फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिलेगा भी। बिल गेट्स जो कि एक टाइम पे दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन थे, आज भी ये 2nd नंबर पर हैं। इन्होंने बोला है
इफ़ यू बॉर्न पुअर, अगर आप गरीब पैदा होते हो, इट्स नॉट योर मिस्टेक, ये आपकी गलती नहीं है। बट इफ़ यू डाई पुअर, अगर आप गरीब पैदा हुए और गरीब ही मर गए, या अमीर थे या गरीब हो गए फिर ख़त्म हो गए, इट्स योर मिस्टेक, तो फिर आपकी मिस्टेक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है भाई, मानते हैं देश गरीब है और कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली की कुछ सिचुएशंस होती हैं जिस वजह से गरीबी आ जाती है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन आप अगर इस अर्थ पर, इस दुनिया में आए हो, इस देश में आए हो, तो फिर आपको खुद से कुछ आत्मनिर्भर, कुछ अपना करना चाहिए, जिससे आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो सको। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उसका आप बेनिफिट लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, समझ रहे हो ना, जिससे जो प्रॉब्लम्स आपके पेरेंट्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने फेस की है, वो आपकी आगे आने वाली जनरेशन फेस ना करे, अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो यही इस चैप्टर में आपको बताया गया था। और मैंने आपसे पहले ही बोला था ये बहुत सिंपल चैप्टर है, अगर मैं जो समझा रहा हूँ आप उसको समझ लेंगे तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको उसमें दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, और अब मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, और मेहनत कीजिए, तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए।